अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयश शहनाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, पिछले हफ्ते जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की बात हुई, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसने उन्हें बतौर जज रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है रिटायरमेंट की एज उनकी हो चुकी थी। उनकी मरात उन्हें वापस मिल गई और उस पर आपने एक तबसरा किया था। आज का प्रोग्राम उससे मुतालिका है कि आपने किस ख्वाहिश का इजहार किया था और आपकी वो ख्वाहिश कैसे ख्वाहिश आपने उम्मीद का इजहार किया था शायद। नहीं, क्या मैंने कहा था? एक रिमार्क किया था, उसमें कोई ना ख्वाहिश थी ना कोई। अच्छा? एक प्रेडिक्शन थी। चले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो शामिल करते हैं, फिर व्यूवर्स पे छोड़ देते हैं कि आपने क्या कहा था। नहीं, देखिए, ख्वाहिश और प्रेडिक्शन में फ़र्क है। प्रेडिक्शन ये है कि क्या होने जा रहा है, अच्छा, क्या हो सकता है। इसका मतलब है आपको ये दिखाई दिया कैसा हाँ, होने जा तो रहा है। एनालिसिस है। अच्छा। ये नहीं कि मुझे कोई बात पसंद है या नहीं। मैं अपनी कभी ये नहीं बताता मुझे पसंद क्या है या नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ होने क्या जा रहा है, कौन क्या करेगा। तो उसमें कोई मेरी कोई ओपिनियन नहीं होता, इट्स अ व्यू। अच्छा, मुझे लगा विश है। चले देखते नहीं, हैं, विश है, चले चले। देखते हैं कि आपने क्या कहा था। जी वो मैं कहा यार, ये बंदा है तो ठीक, मगर डेंजरस आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी, उनके साथ फिर जो हुआ वो बड़ी ज्यादती हुई। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कहा तेरी ऐसी तैसी, वो फिर सबको पता कॉर्नर कर दिया और उसके बाद वो अपना केस तो लड़ते रहे। अब इतने मेरी सालों के बाद पोजीशन ये ये है हुआ कि काम। मैंने अभी जज साहब को मुबारक भी दिया जी कि जी। अच्छा, हाँ, मैंने दे दी फौरन। उसकी वजह क्या? वो इसलिए बिकॉज है बंदा सही और इसने स्टैंड लिया जो लिया था, Right. हिस्टोरिक स्टैंड था, हिस्टोरिक। और उस मुश्किल वक्त में जब कड़ा वक्त था तो इन्होंने वो सच बोला जो कि बोले जाना चाहिए था। और आज ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 बंदे पाकिस्तान में ऐसे आ जाएं, बहुत मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता आंख है। में आग डाल के सच बोले। 10 बंदे सेठी साहब आपने कहे, तो उसमें से 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो खत लिख दिया है। भाई, मैंने बंदे की बात की थी, जजों की बात नहीं की थी। अच्छा, आपने बंदे कहा था। ओहो, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने इसको ऐसे रीड किया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी प्रेडिक्शंस बंदों के हवाले से थी, इन जजेस के हवाले से नहीं थी। ओके, ठीक है, हम आपकी प्रेडिक्शन को उसी हद तक लेते हैं जो आपके वर्ड्स थे, वैसे ही एज इट इज। और अगर हम देखें तो जुडिशरी का जो रोल था बिफोर इलेक्शन भी अच्छा खासा अहम था। इलेक्शंस के निकात के सिलसिले में काजी फायजीसा जैसे आए, उससे पहले उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसले दिए उन पर जितनी तनकीद हुई, फिर जब इलेक्शंस हुए तो थोड़ा सा सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर से अदलिया जो है वो इन फोकस है। अदलिया के हवाले से आपने सून आफ्टर इलेक्शन क्या प्रेडिक्ट किया था, वो शामिल करेंगे। अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया पीटीआई के लिए, अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना। तो अब जुडिशरी भी, उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी पीटीआई के हक में थी, इमरान खान के हक में थी। जैसे मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मेजॉरिटी थी जो कि रिजर्व, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे वर ओपनली प्रो पीटीआई। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर पीटीआई रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और पीटीआई के हक पे फैसले करना शुरू कर देती है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। और एक इम्प्रेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके जजेस ने खत लिखा है उस हवाले से ये है कि ज़्यादातर प्रो पीटीआई फैसले आते हैं वहाँ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगर रिलीफ लेना हो तो कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। अब हुआ यूँ कि ये 6 जजेस जो हैं, जिनके नाम भी उस लेटर के साथ उन्होंने आखिर में सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं, ये 6 जजेस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा को इंडिविजुअली मुखातिब नहीं करते, लेकिन उनके साथ एक मीटिंग का हवाला ज़रूर देते हैं जो पिछले साल हुई, जब वो सीनियर मोस्ट जज थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस, उनसे एक मीटिंग हुई। कहते हैं हमने उनके सामने भी मामला रखा। कुछ लोग इसको इसलिए भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि 2 लेटर्स पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखे गए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए उस तरह से, और ये ख़त आ जाता है सामने, और जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से जजेस को, उनकी फैमिली को हैरास किया जाता है। चले वो जो भी ख़त के मुंदर जाते हैं आपके सामने हैं और सब ने पढ़ भी लिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फौरी तौर पर इस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं, कल भी और आज भी। कल का नहीं पता बातचीत क्या हुई, लेकिन कहा जाता है कि गौर किया जा रहा था उसमें कि इस पे सुओ मोटो लिया जाए, नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं कूदी इस पे बराह रास्त। आज के फुल कोर्ट में यह है कि अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कल के फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म भी इस मामले पर गुफ्तगू करें। अटॉर्नी जनरल को जब बताया गया तो उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया, वज़ीर आज़म ने कहा मैं खुद जाऊँगा, और 1.5 घंटे तक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मीटिंग की।
उस मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि एक कमीशन बना दिया जाए और अब उस कमीशन की जो सिफारिशात हैं या कमीशन बनाने की जो सिफारिश है वो कैबिनेट के सामने रखी जाएगी और मंजूरी ली जाएगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, एक हफ्ता पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का खत, एक ही मुखातिब है, टारगेट एक ही है कि मुदाखलत होती है, कहीं से फैसलों के लिए दबाव आता है। नाम ले लिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट, इधर नाम नहीं लिया गया, रेफरेंसेस दिए गए। क्या फ़र्क है दोनों मामलात में? बहुत सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए हैं, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? मेरा ख्याल है मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ, फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि किस सवाल का क्या जवाब है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक आम तासुर है कि जजेस के दरमियान, जजेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। पुराने ज़माने में हुकूमत की तरफ से, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कहते थे, हमेशा हम कहते थे द जुडिशरी इज़ अ हैंड मेडन टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास उस वक्त बड़े पावर्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह के। तो इसलिए जैसे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है, उस पहले पुराने ज़माने में जजेस के ऊपर भी होता था। तो हम कहते थे कि जजेस के ऊपर जब प्रेशर आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जजेस मूवमेंट के बाद, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जुडिशरी अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। प्रमोशंस और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स वो खुद ही कर लिए, ट्रांसफर्स। तो ये फिर इस गवर्नमेंट रास्ते से हट गई इन द सेंस से हटा दी गई। फिर अगर गवर्नमेंट तो ऑफिशियल लेवल पे करती है ना जो कुछ करती है, तो फिर आ गई इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में पुराने ज़माने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती थी किसी किस्म की भी। वो भी जो भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहती थी कि ये देखें नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये है, वो है, तो आप देखें। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो तासुर यही है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली 2 इलेक्शंस में की है। तो ये तो इंटरवेंशन होती है। अब पहले ये चीज़ें छुपी रहती थी, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह सारी बात आ जाती है। और फ़र्क नहीं है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है और तो सारी बात बाहर आ जाती है। और फिर ये कि पहले ये होता था कि एक आध पार्टी बाहर रह जाती थी जिसको फिर भी प्रॉब्लम्स होते थे और वो बात बिल्ली बाहर निकाल देती थी। अब ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि एक पार्टी मिल जाती है और दूसरी पार्टी बाहर बैठी होती है। जो बाहर बैठी होती है वो भी कतराती है एस्टैब्लिशमेंट का नाम या इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो बैठी हुई है उसको एस्टैब्लिशमेंट निकाले और हमें ले आए। खान साहब ने भी यही किया और अब भी वही हो रहा है। तो अब वो जो है ना कि सियासी पार्टीज़ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि आप नहीं कर सकते, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। और उधर से जजेस के ऊपर प्रेशर है और वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि जो जजेस आए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद, वो कमज़ोर लोग थे। उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सका टू विथस्टैंड दिस प्रेशर या निगोशिएट दिस प्रेशर। देखिए, प्रेशर को ज़रूरी नहीं होता ना कर देना, या ज़रूरी नहीं होता उनके आगे झुक जाना। थोड़ी सी निगोशिएशन भी होती है ताकि हर इदारा जो है उसका थोड़ा बहुत असर रसूख रहे और मिलजुल के काम करें। ये कहीं नहीं होता कि जी टोटल इंडिपेंडेंस हो जाती है। देयर इज नो सच थिंग। जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि ISI स्टेट का हिस्सा है, फौज स्टेट का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हिस्सा है, जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, मीडिया स्टेट का हिस्सा नहीं है, मगर बन सकता है। मगर सो इसलिए ये जो रियासत के अदारे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो लेन देन चलती रहती है, बट दे आर ऑल लिंक टुगेदर। नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स बट ऑल्सो रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, ब्याह, कनेक्शंस, नेटवर्क, ये सब कुछ मिला जुला है। तो मैं ये समझता हूँ अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशरी जो है वो भी उसने भी एक रुख पकड़ लिया है। ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था आपने जो आपने दिखाया है कि जुडिशरी भी आवाम का हिस्सा है और आवाम जो है वो इस वक्त 70-30 हुई हुई है। इसी तरीके से शायद इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही हुई हुई हैं, 60-40, 70-30 हुई हुई हैं। अच्छा। तो जुडिशरी कांट एस्केप दैट। तो जुडिशरी के अंदर भी इमरान खान के लिए बड़ी सिंपैथी है। जज साहब के जो बच्चे हैं वो सारे प्रो इमरान हैं, तो वो घर जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है कि अबू आपने आज ये किया है, देखे ना ये हो रहा है वो। दीज प्रेशर्स आर देयर ऑन एवरीवन। मीडिया के ऊपर भी है और हर जगह पे है। तो ये जो नई जनरेशन आई है ना, दी अंडर
अब जो पिछले 2 इलेक्शंस में जो कि 4-1 करोड़ नए लोग आ गए हैं, दैट्स अ बिग चंक। और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान की तरफ, और ये पुराने लोग जो हैं उनके साथ नहीं हैं। तो अब ये सब एक हकीकत है, हमें ये पहचाननी पड़ेगी। और ये जुडिशरी के अंदर भी इसी किस्म की तासुरात पाए जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अब कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली है अच्छा इमरान खान के साथ। अच्छा और अगर इमरान के साथ लेंगे तो फिर उसके सपोर्ट बेस के साथ भी लेंगे। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुडिशरी के ऊपर ना रिलाय करें कि वो आपके साथ खड़ी रहेगी। जुडिशरी में लाइकलीहुड यही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जुडिशरी से, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा था। अब वो आपके सामने आ गया, इतनी जल्दी आ गया सामने, हाँ, एक क्योंकि हफ्ते मुझे नज़र आ रहा था। तो अगर मुझे नज़र आ रहा था तो इसका मतलब है कुछ पक रहा था, कुछ मुझे फीडबैक मिल रही थी, कुछ मेरे लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। डोंट फॉरगेट अच्छा आयशा, डोंट फॉरगेट, ये जज हजरात जो है देयर ऑल जूनियर टू मी, मैनी आर नोन टू मी। Okay. मुझे उनके सोच, उनकी सब चीज़ों का बहुत इल्म है, पता है मुझे। माजी करीब में रिमार्क्स अभी भी तो वो आते रहे जज बन उनके। गए हैं, मगर जब नहीं नहीं थे। थे तो उठक बैठक भी थी, जाहिर और अभी भी इनफॉर्मल जगह पे उठक बैठक हो जाती है। एक लफ्ज़ इधर एक लफ्ज़ इधर से पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असी भी पुराने कोड़े हाँ, सानू समझ आ जाता है की हो रहा है की नहीं हो रहा। और बहुत से ये जजेस ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, सो वी नो व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग एंड व्हाट दे मस्ट बी डूइंग। और अगर उनको नहीं जानते तो उनके जो करीबी हैं उनको जानते हैं, जो कि फीडबैक हमें देते हैं। हमारी फीडबैक इज as good as the feedback that the agencies get, Okay. if not better, if not better, because agencies के पास तो जो इंस्पेक्टर लेवल की फीडबैक मिलती है ना, हमें तो दोस्त यार फैमिली मेंबर्स किससे मिलती है ना, तो फ़र्क पड़ जाता है। सो आई एम सिंपली सेइंग, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुडिशरी जो है सुपीरियर जुडिशरी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि इमरान के हक़ में हैं, जी सीधी सी बात है, और फिर वो लोग हैं जो इमरान के हक़ में नहीं हैं, मगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को गार्ड करना चाहते हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ना इमरान के हैं, ना नून लीग के हैं। वो प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, जो मतलब बात है कि हक वो- की है, आइन और कानून के मुताबिक हाँ, है, वो हाँ, कोशिश और वो करते बड़े हैं। जिसे कहते हैं बाय द टेक्स्ट चलते हैं। हाँ। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये मिल गई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 6 लोग हैं, इनमें 1-2 ऐसे भी हैं जी जो कि बिल्कुल उनकी कोई सिंपथीज नहीं है इमरान के साथ, जी बाकी है, मगर 1-2 ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है, मगर वो असूलों पे खड़े हैं। तो वो असूलों में मिल गए हैं जाके उन लोगों के साथ जो कि शायद पार्ट असूल है और पार्ट पॉलिटिक्स है। राइट अब पार्ट पॉलिटिक्स क्या है, वो जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जज कियानी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी है, जी, उन्होंने शिकायत अपने आई आप को हुई। बचाने के लिए ये हाँ, किया ये वो कर किया, दिया, हाँ। फिर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं जी आज क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। पहले क्यों नहीं किया? आपने जवाब तो दे दिया कि उन्होंने तो उधर लिख रहे हैं कि हमने अपने चीफ जस्टिस को 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बात की है, और उसके बाद हमने ख़त भी लिखे हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हमने ये बात की थी। तो वो तो सारे आपको बातें बता रहे हैं कि पिछले 6 माह के अंदर या साल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो वो तो ख़त आप लिखा है उन्होंने। अच्छा। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ख़त आप क्यों लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं? और जुडिशल काउंसिल से आप राय तलब कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को नहीं कह रहे। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की तो उन्हें उसके बाद बरतरफ कर दिया गया कि आपने इल्ज़ामात बेबुनियाद आयद किए हैं। इन जजेस के हवाले से मिसकंडक्ट की बात भी की जा रही है, और ये सवाल भी किया गया वज़ीर कानून से कि इन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, मिसकॉन्डक्ट क्या, कि उन्होंने बातें इल्ज़ामात आयद किए ना, जाहिर है फिर अभी तो बात सबूतों तक जाएगी, सबूत पेश किए जाने चाहिए थे। इल्ज़ाम- एक केस का हवाला दिया नहीं, गया उन्होंने सिर्फ, तो- जिसमें असरअंदाज हुआ। उन्होंने तो ये कहा है अपने सुपीरियर्स को कि एक कमीशन बनाए, जो सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन काउंसिल। अच्छा, बनाए। अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों ये कहा, क्योंकि एक जजमेंट तो है ना कि इस किस्म की चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं लाई जाती। ये तो आप कमीशन कह सकते थे कि इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मगर पिछली जजमेंट एक ये ऐसी नहीं है आयशा, जिसमें उन्होंने कहा था, जब ये शौकत सिद्दीकी वाला केस हुआ था तो बंदयाल साहब थे मेरा ख्याल है जी उस वक्त, तो उन्होंने यही फैसला था कि जजेस की मिसकॉन्डक्ट जो है जी उसको एग्जामिन किया जा सकता है, मगर ये जो है कि इंक्वायरी की जाए फलाने के खिलाफ और ये किया जाए, वो हम बिल्कुल उस सुप्रीम केस में ये जुडिशल सामने आया था। काउंसिल नहीं करती। इसका जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो ये चाहते हैं कि अगर जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी फैमिलीज के साथ ये मामलात हो रहे हो, तो क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये अब क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे रखना चाहिए था।
सवाल ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि क्यों, हालांकि हम तस्लीम करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होती, और वो कह रहे हैं अपना जो रूल्स हैं उसको चेंज करें। जी बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बॉडी चाहिए जो जजेस के तो अब कंसर्न्स को यही एड्रेस करे। फैसला हुआ है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो खाता नहीं है, ये खाता है इंक्वायरी का, क्योंकि इल्ज़ाम लगे हैं ना एजेंसियों के ऊपर। तो अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो फिर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो फिर गवर्नमेंट ही करती है, ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरीज नहीं करता, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंक्वायरी। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में संजीदा है, 2-4 रोज़ में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, कैबिनेट के सामने रखेंगे ये तजवीज़, और ये कि TORs में ये ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वो होंगे। अब आप आम तौर पे जो कमीशंस होती हैं वो कहीं नहीं जाती, और क्योंकि वो अब जो भी ये जज लगाएंगे ना इसके ऊपर रिटायर्ड, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से इतराज़ आएगा। हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, वो कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं, PTI ऑब्जेक्ट करेगी, या तो आपको PTI वाला सिंपैथेटिक जज आप लगा दें, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए ये है कि PTI ऑब्जेक्ट करेगी इस कमीशन पे, बट कमीशन बन जाएगी। और ये 6 जजेस अगर एतराज़ करें तो ये नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये भी मेरी पेशन गोई है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चुप कर जाएंगे। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। आशा, क्या इम्पैक्ट है उस काम का? हाँ इम्पैक्ट तो है ना। क्या इम्पैक्ट यही है कि केयरफुल एवरीबडी, अब बोलने लग पड़े हैं जजेस, अब कैमरे ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने, अब उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है कि मेरे भाई के साथ ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा हुआ। तो ये होता यही है, इसको कहते हैं डोमिनो इफ़ेक्ट। जब जस्टिस सिद्दीकी का ज़माना था तो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इमरान खान भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, हुकूमत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और इस दफ़ा तो हुकूमत तो है ही नहीं, देयर इज़ नो हुकूमत, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज एट दैट टाइम। उस वक्त वो सेम पेज था ना। इस वक्त तो फ़र्क है ना। उस वक्त जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, इमरान खान की ऑल ऑन सेम पेज। अब ऐसे नहीं है ना, अब डिविजन्स हो गई हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी हैव अ प्रॉब्लम नाउ। और आपने पूछा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं समझता हूँ कि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तो हमने यही देखा है, ये मुमकिन है, या आई वोंट से मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है कि और जजेस भी खड़े हो जाएं, कोई और भी खड़ा होकर पेशावर से कुछ कह दे, कोई सिंध से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे। आज 6 आवाज़ें हैं, हो सकता है ये 6, 7, 8, 9, 10 आगे जाते जाते आवाज़ें बन जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये अब बात जो है ना, ये जैसे जजेस मूवमेंट की एक अहमियत थी ना, कि उसके बाद चेंज हो गया। अब वो और बात है, हम कुछ तवक्को किस किस्म की कर रहे थे, हुआ कुछ और। मगर अब मैं समझता हूँ ये भी जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा है, हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कि सबसे पहला पत्थर कौन फेंकेगा, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ब्लिंकिंग वाली बात तो इतनी नहीं रही, ये पत्थर फेंकने वाली बात है। अब चाहे जस्टिस सिद्दीकी ने पत्थर फेंका था मैं 4-5 साल पहले, तो आज फिर जिन्होंने कहते हैं पत्थर तो नहीं है, तो इट्टी सुट देती है। अच्छा, तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको आसानी से दबाया जाएगा। सर किसका फटा? इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हों। एक तो कुछ और भी इस किस्म की रेवलेशंस, इस किस्म के खत, इस किस्म की कंप्लेंट आ सकती है इधर उधर से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ये कमीशन बनाएगी, और काफ़ी प्रेशर होगा इस कमीशन के ऊपर कि आप हेयरिंग्स करें, ओपन हेयरिंग्स करें। तो बुला सकते हैं उस दौर के DGC, DGI? नहीं, देखिए वो आप छोड़े, वो कमीशन मेरा ख्याल है कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के दायरे होते हैं कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो सहाफ़ी मारे गए थे, तो उसके ऊपर भी कमीशन बनी थी, और वो भी इन कैमरा, उसमें बहुत सी बातें ओपनली हुई और बहुत सी चीज़ें इन कैमरा हुई। तो उस वक्त जस्टिस साकिब निसार ने उसको कंडक्ट किया था। ही वाज नॉट चीफ जस्टिस बट ही वाज द जज ऑफ दी दैट कमीशन। हाँ, दैट कमीशन, सलीम शहजाद कमीशन एंड अदर्स। तो ये चीज़ें चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या मैं कह रहा हूँ अब इस्टेब्लिशमेंट को मोहतात होना पड़ेगा, इस किस्म की और नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इल्जामात की हकीकत भी तो जानना बड़ा ज़रूरी है। वो जो हकीकत, कहा जा रहा है वो हकीकत कभी भी नहीं मिलेगी आपको। होगा ये, सीधी सी बात है कि ये इल्ज़ाम है। किसके ऊपर इल्ज़ाम है? फरिश्तों के ऊपर इल्ज़ाम है कि किसी ने कैमरा लगा दिया। किसने लगाया? आपको पता है किसने लगाया? नहीं, हमें नहीं पता। किसने फलाने को गिरफ्तार किया? आपको पता है किसने गिरफ्तार किया? नहीं पता। हमारा ख्याल इज़ नॉट गुड इनफ। कोई एविडेंस है कि ISI वाज इन्वॉल्व्ड? नो एविडेंस। तो ये बातें होंगी, रिकॉर्ड में आएंगी, मगर फाइनली मुस्तरद हो जाएंगी कि कोई हमें
Concrete सबूत नहीं मिला। हाँ, कोई एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर तो ये कहीं जाएगी नहीं बात। मगर ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात, लोगों ने जिन्हें कहा ना पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इम्पैक्ट आ गया, अब उसमें और आवाजें शामिल हो सकती हैं और ये स्नोबॉल इफेक्ट बन सकता है और बहुत खतरनाक होगा अगर ऐसे हुआ। इस वक्त बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि स्टेबिलिटी की, रिस्ट्रेंट एंड स्टेबिलिटी की जरूरत है इस वक्त। बिकॉज अगर आप इनकलाबी बनना चाहते हैं तो ये इनकलाबी सिचुएशन नहीं है हाँ। यहाँ तो ये अगर आप समझते हैं कि ये पीटीआई इनकलाबी सिचुएशन इसको बनाएगी, वो गलत फहमी है। मत कोशिश करें इसको बनाने। ठीक है, यानी इसको कैश कराने की कोशिश ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया सो मोटो नहीं लिया इस पे, और कमीशन बनाना ही बेहतरीन हल था, इसका जवाब नहीं होता हमेशा ऐसे ही है, कोई नई बात नहीं है कि सुओ मोटो लेकर क्या करेंगे। सुओ मोटो लेकर कहेंगे हुकूमत को कमीशन बनाओ, उन्होंने उससे पहले गवर्नमेंट के साथ बैठ के फैसला कर लिया कि आप कमीशन बनाओ। बिल्कुल ठीक है, और ये भी कह दिया है कि आप समझते हैं ये सीरियस इशू है, बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारे में बिल्कुल मुदाखलत बड़े बर्दाश्त सारे नहीं करेंगे। कंसर्न। और उसमें देखा आपने चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर को भी साथ ले गए थे, और वो भी आगे चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसलिए बड़ा क्लियर कट सिग्नल्स हैं फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी। स्मार्टली हैंडल कर लिया गवर्नमेंट ने इस मामले को। मतलब है कि स्मार्टली किया या नहीं किया, ये मजबूरी के तहत करना पड़ गया है, मगर आगे देखना है कि क्या होता है। अगर तो ये दब जाती है बात तो आगे नहीं बढ़ती, तो फिर मामला आगे चलेगा। मगर मैं समझता हूँ मुश्किल है, तो अब जजमेंट्स आनी है ना, फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर जजमेंट्स इमरान के हक में आई तो वो कुछ लोग कहेंगे लो जी इस तो कहने से सारा ड्रामा सी, और अगर उसके खिलाफ आई तो पीटीआई कहेगी प्रेशर के अंदर आ गए जजेस, तो वी आर इन ट्रबल, बिल्कुल सीरियस ट्रबल। जुडिशरी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। वेरी राइट। तो जो ये खत है, ये इससे ना सिर्फ ये कि आने वाले फैसले मुतासर होंगे, बल्कि जो पिछले साल में जिस साल में ये खदशा जाहिर किया गया है कि असरअंदाज हुआ है कोई इदारा, वो सारे फैसले भी क्वेश्चन हो चुके हैं। इसीलिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब चाहते हैं कि माजी भी इसमें शामिल किया जाए अगर कमीशन इंक्वायरी करे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक और अफसोसनाक वाक़या सेठी साहब, जिसका खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था, अफ़गानिस्तान के साथ आपके मामलात ख़राब हों तो दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो जाती है। चाइनीज़ इंजीनियर्स 5 जो हलाक हुए एक ख़ुदकुश हमले में, कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फुल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो ख़ुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज़ हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। देखिए इट्स अ लॉन्ग रूट। चाइनीज़ ओवर 100,000 चाइनीज़, लाख से ज़्यादा चाइनीज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं जी। उसमें कुछ हमारे इंटरेस्ट में है, कुछ उनके इंटरेस्ट में, कुछ दोनों के इंटरेस्ट में। एक स्पेसिफिक कैंपेन है टेररिज्म की, दैट इज़ एम्ड एट टू स्टॉप चाइना इन, बिकॉज इसके अंदर बहुत ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व। अमेरिका का तो सबको पता है कि अमेरिका इज़ एंटी चाइना, एंड अमेरिका और चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये एक अल्टरनेटिव रूट चाइना को मिले। वो तो पहले दिन से, जैसे वो हमारी गैस लाइन पाइपलाइन के वजह ईरान अपोज है, तो यहाँ भी वो नहीं चाहते कि चाइना का यहाँ फुटप्रिंट पड़े। मगर इसके अलावा इंडिया का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अमेरिका का लोकल जो पुलिसमैन है या लोकल ठग है, वो इंडिया है। लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जिसे वो कहते हैं पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। ये जो सारे वहाँ ग्रुप्स हैं ना जो टेररिज्म कर रहे हैं, वेदर इट इज़ दी TTP, वेदर इट इज़ दी नेशनलिस्ट, वेदर इट इज़ दी ISK, ये सब जो है इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। Yeah, I'm openly saying this. I have reason to believe this. I have reason to believe it. Obviously. I mean, I know a lot of these things because for various reasons one has followed this very closely. India की जो attitude है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम, और ये पाकिस्तान होता कौन है। और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। और ये आज से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना। हाँ। इसलिए। और ये भी बताऊं आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। तो अब ये जो हमारी तरफ से बातें होती हैं जी, तजारत खोल दें, ये कर दे, वो कर दे, इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूड टू डू दिस।
ये सारी टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि गिरिला वॉरफेयर जो होती है, लोग आए, बॉर्डर क्रॉस किया, इतना लंबा चौड़ा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप फेंसिंग भी कर दें तो फेंसिंग से भी कुछ नहीं होता, यू जस्ट कट द फेंस। हाँ, यही अभी 10 लोगों ने जाना होता है, 5 लोगों ने जाना होता है। गिरिला वॉरफेयर के अंदर रेगुलर आर्मी बड़ी हेल्पलेस होती है। आपने देख ही लिया कि गिरिला आर्मी ऑफ 20,000 तालिबान ने ओवर 200,000 अमेरिकन को डिफीट किया इन अफगानिस्तान। ऐसे ही हुआ ना, एंड इन द एंड दे हैड टू लीव आफ्टर 20 years ऑफ वॉरफेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम नाउ। देयर इज़ अ कंसर्टेड एफर्ट, वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ जॉइंट फोर्सेस, कि चाइना को यहाँ फुटप्रिंट नहीं बनाने देना। और ये जो लिंक है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा, between the nationalist secessionist forces that are supported by India, the TTA that is supported by India, and the ISK, मेरा ख्याल है ISK को भी फौरन कहीं ना कहीं से पावर से है। अब वो डायरेक्ट इंडिया है या अमेरिका, आई कांट से, आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, बट द स्टेटमेंट जो अभी तालिबान की तरफ से, TTA की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उनके एक वजीर ने कहा है, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी यहाँ हमारा हाथ नहीं है, बाहर के मुल्क के लोगों का हाथ है। तो आप उधर भी देखें, वहाँ भी मसले हैं आपके। तो इसलिए ये अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उस फॉरेन पॉलिसी के 3 हिस्से थे, एक है चाइना, एक है अमेरिका और एक है इंडिया। जी, ठीक, चाइना, अमेरिका एंड इंडिया। ठीक, ओके। अब ये है कि एक ज़माना था कि वी वर वर्किंग विद द अमेरिकन्स बट नॉट वर्किंग विद देम। हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी खुफिया तौर पे चला रहे थे अफगानिस्तान में। उसके लिए अमेरिकनों ने हमें माफ़ नहीं किया। हाँ। अब जिनको हमने सपोर्ट किया था वो अलग हो गए। वो कहते हैं कि हमने अपने आप को सर्वाइव करना है, हमने TTA और ISK और बलोच नेशनलिस्ट को टेक ऑन नहीं करना। उनके अपने मफादात हैं। हाँ, वो कहते हैं इनको टेक ऑन किया, ये इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, हम उड़ जाएंगे। अपना प्रॉब्लम। वो अब गवर्नमेंट बन गए हैं ना, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर उनके खिलाफ शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को महफूज करने के लिए हैंड्स ऑफ। हम उनको कहते हैं कि यार इनको टेक ऑन करो, वो कहते हैं हम कैसे टेक ऑन करें, हम तो स्टेबल हो गए हैं, हम तो स्टेटस को वाले बन गए हैं। अब यहाँ हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि आप पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अब जो तो आप खुद डील करें इनके साथ, और हम कैसे डील करें, हम इनके साथ कैसे डील करेंगे? वी हैव अ रेगुलर आर्मी, काम करके देख वो गिरिल्ला वॉरफेयर है, तो कैसे आप डील करेंगे उनके साथ? आपने तो बड़ी मुश्किल से स्वात के अंदर और वजीरिस्तान के अंदर इनको बड़ी मुश्किल से ओवर अ लॉन्ग पीरियड आपने जंग करके इनको निकाला यहाँ से। ख़त्म नहीं कर सके आप, वो चले गए कहीं और, मगर आप ख़त्म नहीं कर सके। यू डिडंट विन द वॉर अगेंस्ट देम, दे जस्ट वेंट अक्रॉस द बॉर्डर। तो वॉर कंटिन्यूज। तो इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, पुरानी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से जो बिल्कुल गलत थी, जिस तरीके से शॉर्ट टर्म आपने अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान को किया, वो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि जो आज की जो फ़ौज है और आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करे? वो तो कहते हैं सीधे वी हैव इनहेरिटेड दिस प्रॉब्लम। वो जो हमारे चले गए उन्होंने ये प्रॉब्लम बनाए थे, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, हम उसके ऊपर तो तबसरा नहीं कर सकते। ठीक है, हमने तो अब जाके डील करना, मगर अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल तो क्या करें फिर? इसे इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए, इस पे सॉल्यूशंस लिए जाएं? लॉजिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू क्या है कि ना आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ना इंडिया आपके साथ बैठने को तैयार है, और अमेरिका अगर यहाँ पर प्रॉक्सीज के जरिए चाइना को नहीं आने दे रहा, तो CPEC का फ्यूचर क्या होगा? सो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द आंसर्स. Make me the foreign minister and I'll find you the answers. Oh God! if I were in the government, I would have preferred you. Well, then just wait for it. But this is a big challenge. इनके बस की बात नहीं. I'm sorry to say this. मैं मजाक कर रहा था. There are no easy solutions. बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़े U-turns लेने पड़ेंगे. अच्छा, ग्वादर में अटैक हो तो समझ आता है कि वहाँ नेशनलिस्ट हैं. अब बिशाम या KP में अटैक हो तो सबका खदशा अफगानिस्तान की तरफ ही जाता है. वो आपने निशानदेही भी कर दी. पाकिस्तान एक कार्रवाई कर चुका है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में अब हो रही हैं ये अफगानिस्तान से ही हो रही हैं. एक और ना, इसका कोई तल्लुक नहीं है. आपने कुछ भी नहीं किया. ਤੁਸੀਂ जाके एक का जहाज जाके 2-4 बम आ रहे हो, थोड़ा ख्याल है और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन द अदर साइड. आपने जाके जो 2 बम फेंके वो तो टैक्टिकल सी चीज़ है, वो कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ तो नहीं है.
तो उनका तो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है जिसके पीछे पावर्स हैं, फॉरेन पावर्स हैं, वो आपकी 2 जहाज की स्ट्राइक्स के और ड्रोन्स के साथ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने भी तो करके देख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। सो ये है, वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। Right. दिस विल रिक्वायर बोथ यूज ऑफ मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी एंड फ्रैंकली सम कंसेशंस, राइट। और वो आप तैयार नहीं है करने के। चलें, लेकिन आपने कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई वे आउट तो बता दिया, अब उस पर इम्प्लीमेंट करना काम है हमारा फैसला साजों का। आप आजकल इफ्तार में हैं, एक तस्वीर आपकी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, एक मुलाकात आपकी उनसे हुई जो बात नहीं कर रहे किसी से, आपसे कोई बात हुई? आप क्यों मिन कर रही हैं? आप नहीं, सीधी बात क्यों नहीं करती आप? मिन ओ अन चाहती हूँ मैं आपसे कि आप मुझे बताएं कि टाइम है कि नहीं? नहीं, 2 मिनट्स लेफ्ट, बट मेरा ख्याल है कि आप 2 मिनटों में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब से आपकी हुई है अच्छा, मीटिंग। अच्छा। जी, ओहो, आपको ओहो। नहीं पता मैं क्या बात अच्छा, कर रही नहीं, हूँ। मैं- सुना है आपने उन्हें उम्रे पे जाने से रोक दिया है? ना खुदा दा खौफ करो, मैं कौन होता हूँ। बात यह है कि कुछ अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, अच्छा। बिकॉज बड़े बिजी थे वो। पहले तो लंदन में तो बड़ी मुलाकातें हो जाती थी, मगर जब से वो आए हैं एक आधी मुलाकात हुई थी, फिर ये बिजी हो गए, जाहिर है। तो अब थोड़ा सा मसरूफियत कम हुई है, और तो हमने रिक्वेस्ट की भी थी, उन्होंने कहा जी आ जाओ इफ्तार पे आ जाएं। तो जुगनू एंड आई वेंट, हम ही थे और तो कोई नहीं था, फैमिली थी। मरियम मरियम साहिबा भी आ गई, उनका भी इफ्तार था, वो ख़त्म करके तो आ गई। तो मियाँ साहब थे, मैं था, जुगनू थी, हसन हुसैन थे, उनकी एक अहलिया थी, और जुनैद भी था, और मरियम की बेटी भी थी। तो फैमिली टाइप चीज़ सीन था, और कोई सियासत नहीं डिस्कस की, मैं आपको बता दूं। अच्छा। आपको बड़ी मायूसी होगी ये सुन के। इस किस्म के मौके पे हम सियासत नहीं डिस्कस करते। फिर किस किस्म के मौके पे करते हैं आप? वो खुफिया होते हैं। आप नहीं बताएंगे? नहीं, वो इस इतनी किस्म सी के भी बात नहीं हुई? इतने इस होते वो, अच्छा। जहाँ सारे बैठे हो। यहाँ बस आपको मैं बता देता हूँ बात क्या हुई। मैंने मियाँ साहब से पूछा, अच्छा खाना वहाँ बहुत उम्दा होता है, तो और मियाँ साहब बहुत देखते हैं कि सही मिला है नहीं मिला, अच्छा। तो आपको ये ट्राई किया आपने, ये ट्राई करें ये। तो खैर वो बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। अच्छा, क्या था वैसे? कोई एक डिश आपकी फेवरेट? ओहो, पुलाव भी था, मसूर की दाल भी थी, चिकन थी, अच्छा, उसके बाद देसी और बहुत कुछ था, और फिर उससे पहले अफ्तारी थी, वो उसमें वो 8-10 चीज़ें थी, बट ऑल ब्यूटीफुली कुक्ड। मियाँ साहब बहुत खुश ख्याल खुराक रखते हैं। हाँ। तो और मेहमान नवाजी भी बड़ी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो वो फिर पहले तो ये, फिर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ए दसो कि तुसी इतना ज़बरदस्त खाना थे, कुछ फेमस लाहौर के आप बताएं कौन सी ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ आपको खाना पसंद आया। अच्छा। उन्होंने फिर कहानी पूरी शुरू की कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से। अच्छा। वो सेंट एंथनीज में थे, तो कहने लगे याद है आपको वो एक नान कबाब होता था, तो वो एक, तो मैंने कहा जी बिल्कुल होता था, वो तो क्रिश्चियन था और वो नान कबाब बनाता, कह रहा बड़ा ज़्यादा मज़े का, उनको अभी तक याद है वो नान कबाब। तो वहाँ से बात शुरू हुई, फिर मछली कहाँ सबसे बेहतर मिलती है, गोश्त कहाँ सबसे बेहतर मिलता है, कबाब कहाँ सबसे, तो उन्होंने पूरे लाहौर का हमें दौरा करवाया। तो अब वो किसी वक्त मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। अच्छा। कि जो जगह मियाँ साहब ने बताई हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं जाके चेक करूँ। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा तुझ तो कह रहे हो कि वो नारकली दे आखिर ते जाके एक छाबड़ी वाला होंदा सी, तो वो मच्छी बड़ी ज़बरदस्त बनाता सी। अच्छा। मैं क्या आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं। उसकी वजह ये, उस कॉलेज के ज़माने में दोस्त यारों के साथ गए, वो मच्छी खा लिया, हा वाह वाह वाह, तुसी हुण भी 100 सालों के बाद कहते भी हो वाह वाह वाह, वो बंदा ही कोई नहीं होना, तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ी डिस्कशन हुई वहाँ कि आलू छोले कितने बेस्ट हैं, कबाब कहाँ से बेस्ट हैं, ये वो। तो वो मियाँ साहब की जो टेस्ट है इज़ वेरी वाइड। तो हम तो बड़ी नरम फुल्कियाँ हल्कियाँ फुल्कियाँ बातें करते रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने बताया डज ही हैव सम फिश टू फ्राई, डज ही हैव? नहीं, वो कोई नहीं, वो बस कह रहे, मैंने पूछा, मैंने कहा आप हर साल जाते हैं उम्रे के लिए और रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो कहने लगे नहीं मैं इस साल शायद नहीं जाऊँगा। तो ये नई खबर थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं, कोई इरादा नहीं है, अभी मैं इधर ही हूँ। और तो मैंने कहा तो फिर लंदन का क्या प्लान है? तो मैंने कहा चले, फिर मैं भी चलता हूँ, वहीं बैठ के ज़रा ठंडे मौसम में ज़रा गपशप होगी। तो कहने लगे नहीं अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। तो
बहरहाल जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, चले तो समर अभी- वेकेशंस में तो से ये या मैं- आफ्टर बजट से? अभी वो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना सऊदी अरेबिया जाने का प्रोग्राम है, ना और अभी वो यहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा सरप्राइज भी है। और फिर मैं वरना ये लग भी रहा था आपको कि बता वो- दूं कि लोग कह रहे थे कि बड़े मायूस हैं, थोड़े डिप्रेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस, जिस किस्म के हालात हुए ओके हैं। ओके बिल्कुल रिलैक्स्ड ओके। और बिल्कुल कैजुअल रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो मैं भी ज़ाहिर देख रहा था कि कुछ स्ट्रेस हो तो पता लगे। आपने शहबाज शरीफ साहब का नहीं पूछा हालचाल? नहीं, मौका ही नहीं मिला बिकॉज वो थे नहीं वहाँ, तो उनका क्या पूछना था। अच्छा, मैंने कहा शायद नहीं, हालचाल फिर वो पूछेंगे सियासी बात हो हुकूमत के जाती है मामले। ना, फिर हाँ वो हाँ, सियासी लेकिन बात। भाई से भाई की बात। नहीं, मैं भाई से भाई की बात होती है, भाई की बात नहीं होती। इंटरेस्टिंग। काफी खानों के नाम ले लिए गए और उन्होंने एक दो बातें और कही थी कुछ लोगों के बारे में, वो शायद मेरा कुछ लोग से मुराद क्या, मतलब विद इन पार्टी और आउटसाइड? अच्छा, अब तो आपने कोई कसौटी शुरू कर दी। नहीं नहीं, मतलब आइडिया होना चाहिए कि अगर उन बात आए ही कहीं तो कौन सी बात आई, किसकी बात आई? नहीं, ये तो नहीं मैं बताऊंगा। नहीं, अच्छा, विद इन पार्टी आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई? नाइदर एस्टैब्लिशमेंट नॉट पीटीआई। बस करो अब, बस करो। चले, वो सेठी साहब की और मेरी बात हुई थी, हम यही मान लेते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, जब पहला शो था आपकी वापसी मीडिया में हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वापसी आपको कैसी लगी, तो आपने आगाज़ में मीडिया पर पाबंदियों का तस्करा किया था। एक सवाल उससे रेलेवेंट आया है और ये है रज़ीउद्दीन साहब कराची से, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जितने भी जर्नलिस्ट थे, जब पीटीआई अपने पीक पे थी पावर पे, तो काफ़ी लोगों पे पर्सनलाइज्ड अटैक्स हुए, टारगेटेड अटैक्स हुए, लोगों को चैनल छोड़ने पड़े। आप पे भी बहुत स्वेयर पीटीआई ने अपने पीक पे बहुत किस्म के इल्ज़ाम लगाए और आपको टारगेट किया। उसके बावजूद यू आर वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने कभी भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी को या फिर उसकी एज अ पॉलिटिकल फोर्स जो उसकी वैल्यू है उसको डिनाई नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे उसको, जो आप पे जो अटैक्स हुए थे, उस चीज़ को साइड पे रख के और अपनी बायस को कभी अपने एनालिसिस को अफेक्ट नहीं होने दिया? देखिए, एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस में अगर बायस आ गया तो एनालिसिस नहीं है, फिर ओपिनियन बन जाता है वो। ओपिनियन और एनालिसिस में फ़र्क होता है। मेरी ज़ाती ओपिनियन क्या है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो एक बात है, मगर क्या होगा, कौन उसके पीछे है, क्या है, वो एक फैक्चुअल बात है। तो इसलिए मेरे वो सिचुएशन नहीं है कि जैसे तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम बैठ के 3 लोगों से भी सवाल पूछ सकती हो। तुम्हारा अपना मौक़िफ़ क्या है वो तो तुम नहीं बताओगी, तुम तो उनसे पूछोगी कि जी आप एक्सपर्ट्स हैं, आप बताएं। ऐसे ही है ना सारा जो यहाँ जो सिलसिला मीडिया का चल रहा है जी। कि एक एंकर है और वो लोगों से पूछ। यहाँ सिचुएशन फ़र्क है। यहाँ यू आर दी एंकर, आई एम नॉट दी एंकर। आप मुझे पूछ रही हैं सवाल, तो अगर मैं जवाब जो है वो झूठा दूंगा या ऐसा जवाब दूंगा जो जिसकी बुनियाद नहीं है, तो कल को लोग प्रोग्राम मेरा देखना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं एक ही हूँ ना। तो मेरा प्रोग्राम जो है इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो ये चलेगा नहीं। इसीलिए 90 की दिहाई में मैंने पीपल्स पार्टी की दोनों हुकूमतों को सपोर्ट किया और फिर बहुत तनकीद की। अच्छा। सपोर्ट करता था कि नई हुकूमत आई है, पहला इनको 6 महीने सपोर्ट करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बहुत सख्त तनकीद की। बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे से बात करनी छोड़ दी, मगर फिर भी हमदर्दियाँ भी रहीं, क्योंकि जब उनके साथ ज़्यादती हुई तो मैं उनके साथ खड़ा रहा। मियाँ साहब के साथ भी ऐसे ही, जब ये बेनज़ीर भुट्टो पे हमले कर रहे थे तो मैं बीबी के साथ खड़ा था। जब बीबी ने इनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो मैं इनके साथ खड़ा था। जब इन्होंने मीडिया के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो मैं मीडिया के साथ खड़ा था। तो मेरे हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं कोई ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ महाज ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक हुकूमत नहीं आयशा, मेरे साथ हर हुकूमत ने जब बात पसंद नहीं आई मेरी तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। नॉट फिज़िकली, डेफिनेटली फिज़िकली भी हुआ ज़िया साहब के ज़माने में, उससे पहले भुट्टो साहब के ज़माने में, मगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में उस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, उस किस्म का प्रेशर नहीं आया, मगर मियाँ साहब के ज़माने में आया। और उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बड़ा प्रेशर आया, फिर नहीं भी आया। तो और अब भी आया है और आज भी आ रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं वो पूछ रहे कैसे, इसका सिर्फ मैं यही इसका जवाब दूंगा कि अल्लाह मियाँ ने डिपेंडेंट नहीं बनाया किसी पे। अगर आज मैं ये बातें इस चैनल पे कर रहा हूँ, अगर किसी को ये पसंद ना आए चैनल के मालिकान को, तो और अगर वो चाहें कि मैं छोड़ दूँ, मुझे बिल्कुल कोई उनके ख़िलाफ़
तासुर नहीं होगा, ना ही मेरे को इमोशन होगा। उसकी वजह ये, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे उनका इंटरेस्ट नुकसान हो रहा है तो उनका हक बनता है कि मुझे कहे सेठी साहब खुदा हाफिज़, या कहे सेठी साहब सीधे हो जाओ, या कहे कि सेठी साहब खुदा हाफिज़, या ये कि मैं सीधा हो जाऊँ या मैं कहूँ खुदा हाफिज़। तो मेरा नहीं ख्याल इसको पर्सनली लेना चाहिए। हर एक की अपनी मजबूरी होती है, हर एक अपने अपने ज़मीर के साथ काम करते हैं या नहीं करते, इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। तो आज अगर मुझे यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं कोई बात कर रहा हूँ जो कि शायद इस चैनल की मैनेजमेंट को ना पसंद आए, दे हैव द एवरी राइट टू आस्क मी मत करो, हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि जी सॉरी मेरा एनालिसिस का नुकसान हो जाएगा, तो फिर मुझे देखेगा कौन अगर मैं हकीकत नहीं बयान करूँगा। तो आपका पूरा हक है, आप मुझे कहीं चले जाएँ, मैं बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ कोई बुरी थॉट नहीं सोचूंगा। मैं समझूँ आपकी मजबूरी है। ठीक है। तो इसलिए बहुत से चैनल्स मेरे पर मुझे अप्रोच करते रहे कि आप आए। मैंने उनसे कहा आप मेरा बोझ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि वजह ये है कि जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं कैसे कहूँ, जब आसमान में बादल आए हुए तो मैं कैसे कहूँ कि सूरज जो है वो चल रहा है, मैं नहीं कह सकता। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग मुझे सुनते हैं बिकॉज मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, मेरी कोई प्रेडिक्शन में हकीकत है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे अपनी अगर कोई ज़ाती बायस है उसको मैं मिनिमल रखूँ। इंसान हूँ, बायस तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, मगर इट हैज़ टू बी केप्ट टू अ मिनिमम। और फिर आप बता दें कि आपका बायस है, कि आपकी एक टिल्ट है। तो अब पहले तो मेरे पे ये इल्ज़ाम था कि जी आप पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि जरदारी साहब ने मुझे चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया। उस वक्त लोग कहते पिपली है। 2013 में मियाँ साहब ने तो बाद में किया, मुझे तो जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया था, तो लोग तो कहते पिपली है। फिर लोग कहने लगे तो नून लीगर है, और अब कहते हैं कि आप पीटीआई वाले भी थोड़े से खुश हो गए मेरे साथ। क्या आपने यू टर्न ले लिया और आपने अपनी लाइन चेंज कर ली? मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया, मैंने अपना वही हकीकत बयान करनी, पसंद आए या ना पसंद आए। और अगर नहीं पसंद आती तो मुझे फारग कर दें, और अगर फारग नहीं कर सकते तो सुने फिर मैंने क्या करना, मैं माइंड नहीं करूँगा। ओके सो अपने एनालिसिस में जो ज़ाती पुरखाश है वो लाना, उसको कंट्रोल करना वो कितना मुश्किल होता है, और तबसरे और ज़ाती राय में फ़र्क क्या है ये आपने भी जाना। कुछ मज़ीद आप जानना चाहें तो आप इस नंबर पे अपना सवाल वीडियो मैसेज के ज़रिए भेजिए। एक प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।